मुझे नहीं पता था कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद सेंट्रल बैंक आंख बंद करके सोना खरीदना शुरू कर देंगे। मैं गलत साबित हुआ और लोगों को सोना ज़रूर 5-10% रखना चाहिए, लेकिन जिस वजह से आज लोग सोना खरीद रहे हैं कि पिछले साल ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, उससे पिछले साल भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, इस उम्मीद में कि अभी भी मिलता रहेगा, इस उम्मीद से निवेश करना आपके लिए गलत है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए, सोना हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है और आज के समय सोने में निवेश के बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास हैं। ETF है, ज्वेलरी है, डिजिटल गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, आज उसी को समझेंगे। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। बहुत बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं सर कि इतने सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ETF भी है, SGB भी है। अब आम निवेशक को सोने में निवेश के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? अधिकतर लोगों को यही पता है कि सोना मतलब सोनार के यहाँ जाइए और ज्वेलरी खरीदिए जी। लेकिन वो विकल्प सबसे महंगा है और वो आप ज्वेलरी खरीदिए, वो कंजम्पशन के तौर पे देखिए या धन जो कि आप संभाल के रखेंगी। लेकिन अगर आपको निवेश के नज़रिए से करना है कि आप अभी खरीद रहे हैं ताकि भविष्य में बेचेंगे उस उम्मीद में कि इसका दाम बढ़ेगा जी। या एक ऐसे चीज़ और सोने को पेपर फॉर्म में खरीदने के लिए आप इसलिए खरीद रहे हैं कि बाकी सब चीज़ में उथल पुथल होता रहेगा लेकिन सोना बचा रहेगा, अगर ये सोच है। आप इंश्योरेंस के तौर पे देख रहे हैं कि इक्विटी फंड में, इक्विटी बाज़ार में और डेट बाज़ार में अगर कुछ उथल पुथल हो गया तो सोना तो कम से कम बचा रहेगा। अगर इस उम्मीद पे आप ले रहे हैं तो आपके लिए डिफरेंट फॉर्म्स है। फाइनेंशियल फॉर्म में जो आप खरीद पाते हैं कि वो है गोल्ड ETF खरीदिए, गोल्ड फंड खरीदिए जो कि गोल्ड ETF में पैसा लगाता है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब भारत सरकार ये इशू करना बंद कर दी है, लेकिन बाज़ार में अभी भी पुराना जो बॉन्ड इशू हुआ था वो आप खरीद सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप फिज़िकल गोल्ड खरीदिए जो कि ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं है, किसी बार या किसी और फिजिकल फॉर्म में है जिसमें कि मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा और उसके प्योरिटी के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा अश्योर्ड रहेंगे। फिर एक डिजिटल गोल्ड का एक फॉर्म है जो कि जिसके बारे में थोड़ा मुझे संदेह है कि वो बिल्कुल लेजिटिमेट स्ट्रक्चर में है, क्योंकि वो मार्केट रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में वो फंक्शन नहीं करता है। क्योंकि जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो उससे भी उस पर निगरानी रखता है, बताता है कि ये सोना आपको कहाँ खरीदना है, बताता है कि ये सोना आपको कहाँ रखना है, ये भी बताता है कि रोज़ इस सोने का दाम आपको कैसे आंकना है, क्योंकि आप रोज़ उसका दाम बदल रहा है। ये सब चीज़ें पेपर गोल्ड में कैसे काम करती है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसका कोई एक सेटलाइज विश्वास पे है और उम्मीद है कि वो ठीक ठाक ही चल रहा होगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो बड़ा सीधा है कि भारत सरकार ने इशू किया है, आप खरीदे थे, 8 साल का बॉन्ड था। अगर आपके पास ये बॉन्ड है तो हर साल सरकार आपको 2.5% ब्याज भी देती थी या अभी भी दे रही है। नया आना बंद हो गया है तो आप नए बॉन्ड जो कि पहले हर 3 महीने पे भारत सरकार इशू किया करती थी और लोग उसमें लगाया करते थे, अभी आप चाहेंगे तो नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार ने इशू करना बंद कर दिया। इस रफ्तार से भारत सरकार भी इस वजह से गोल्ड बॉन्ड में बिल्कुल उनके लिए भी ये बड़ा सरप्राइज़ है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से दाम बढ़ेगा। गोल्ड बॉन्ड का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्रॉमिस ये है कि जिसने खरीदा था जिस समय, उस समय जो सोने का दाम था उस दाम पे एक बॉन्ड मिलता था, और जब वो 8 साल के बाद रिडीम होगा तो उस समय जो सोने का दाम होगा उतना पैसा वापस देने का आपको प्रॉमिस किया गया है। तो सोने का दाम इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, ऊपर से 2.5% सालाना ब्याज ऊपर से, तो ये सरकार के लिए बड़ा महंगा सौदा साबित हुआ। लेकिन इसके पीछे सोच बहुत ही सीधी थी कि सोना एक अनप्रोडक्टिव एसेट है और भारत जैसे देश में जहाँ पे पूंजी की इतनी कमी है, वहाँ पे लोग अगर सोना खरीदना भी हो तो कम से कम सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे तो वो सोने में नहीं जा रहा है। जी। और उस समय जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय भारत रिकॉर्ड स्तर पर सोना इंपोर्ट कर रहा था, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उस समय बिगड़ा हुआ था इस वजह से। तो ये सोच के इसकी शुरुआत हुई थी और सोने का दाम बढ़ने से ये सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। तो लोगों के पास पेपर फॉर्म में अगर आपको निवेश करना है, इक्विटी और बॉन्ड से अगर आपको फिक्स्ड इनकम से अगर आपको इंश्योर करना है तो 5-10% सोना होना चाहिए और वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। और बेस्ट फॉर्म है गोल्ड ETF या गोल्ड फंड, क्योंकि बाकी सारे विकल्प अब उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है या अच्छे नहीं हैं। अच्छा सर, आप अपने कॉलम्स में लगातार ये लिखते आए और आप सोने में निवेश के खिलाफ रहे हैं।
अब जो ये 5 से 10% का एलोकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अब लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये शिफ्ट क्यों फिर आपकी सोच में? नहीं, मैं कह रहा था, और मैं अकेला नहीं कह रहा था, भारत सरकार कह रही थी जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लागू किया गया था या इसकी शुरुआत हुई थी, तो सरकार चाहती थी कि आप सोना में मत लगाइए, ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। जब आप इक्विटी खरीदते हैं, जब आप फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाते हैं, आप जब बॉन्ड खरीदते हैं तो आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं कि आप अपना कारखाना लगाइए, हमको ब्याज समय पे दे दीजिएगा केवल जी, और पूंजी वापस कर दीजिएगा। इक्विटी में लगाते हैं तो फैक्ट्री लगता है, कारोबार लगता है, स्टार्टअप शुरू होते हैं, आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो शेयर में पैसा लगाना मतलब इकॉनमी में आप रियल पैसा लगा रहे हैं जो कि आगे काम करता है, और जो जॉब्स क्रिएट होते हैं, लोग काम पे जाते हैं और एक इकॉनमी का व्हील चल रहा होता है, और इस उम्मीद में होता है कि वो उस पूंजी का वैल्यू बढ़ेगा समय के साथ। जी। जब आप सोना लगाते हैं तो ये लॉकर में रखा रहता है, ये मेहनत नहीं करता। अगर ढेर सारा आपके पास सोना हो गया तो आपको उसका चौकीदारी भी करना पड़ेगा। ये मेरी सोच थी, यही मैं भी कह रहा था, यही भारत सरकार कह रही थी, और यही वॉरेन बफेट भी कहते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद सेंट्रल बैंक आंख बंद करके सोना खरीदना शुरू कर देंगे। डॉलर में जो आपका एसेट्स रहता था उसको आप सोने में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। आज सोना सेकंड लार्जेस्ट एसेट हो गया है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स का, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है। तो इस वजह से एक सोने का जो डिमांड क्रिएट हुआ है, और जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से लोग आराम से खरीद पा रहे हैं पेपर फॉर्म में गोल्ड ETF, और इसकी वजह से तो मुझे लगता है कि मैं गलत साबित हुआ, और लोगों को सोना ज़रूर 5-10% रखना चाहिए। लेकिन ये इंश्योरेंस है, और ये इंश्योरेंस लेने का आपका मकसद ये होना चाहिए कि जब एक्सीडेंट हो उसके पहले लीजिए। एक्सीडेंट होने के बाद लेने का, इंश्योरेंस लेने का, तो आपका इंश्योरेंस, आपका नज़रिया सोना लेने में आपका इतना यही होना चाहिए कि जब इक्विटी और डेट बाजार में, फिक्स्ड इनकम में जब हाहाकार मचेगा तो सोना उससे बचा रहेगा। और इसी उम्मीद पे और इसी वजह से लोग सोना में निवेश कर रहे हैं। तो इसमें अगर बदलाव हो, जब भी स्टेबिलिटी आएगा, और जब भी हम कभी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखेंगे, तो सोना देखना होगा कि उस समय वो कैसा करता है। लेकिन ये जो डायनामिक्स बदला है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स का, इस वजह से 5-10% ज़रूर रखिए, आज मत लीजिए। क्योंकि अभी एक ऐसी स्थिति बनी है कि लोग आंख बंद करके सोना में पैसा लगा रहे हैं। पिछले महीने तो कमाल ही हो गया। इक्विटी में जो भारत में पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में, उससे ज़्यादा पैसा सोने के फंड में आया है। तो ये एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, और ये अनयूजुअल है, और ये अपने आप में एक नुकसानदेह सिग्नल है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आमतौर पे वो बड़ा ऊंचा स्तर होता है। जी। अच्छा सर, जनवरी 2026 में गोल्ड ETF इन्फ्लोज में इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज को क्रॉस कर दिया एक्चुअली। अब ये क्या एक अच्छा साइन आप मानते हैं इसको? ये मुझे बहुत बड़े खतरे की घंटी लगता है, क्योंकि हम लोग वैल्यू रिसर्च में अक्सर देखते रहते हैं कि निवेशकों का सबसे बड़ा शौक है कि हाल फिलहाल जो अच्छा किया है उसका पीछा करना, परफॉर्मेंस चेजिंग, कि सोना पिछले दिनों बहुत अच्छा किया है इसलिए सोना खरीदिए, क्योंकि अब आसानी से पैसा बन रहा है। और आम तौर पे जब आसानी से पैसा बन रहा होता है तो वो नुकसान के लिए बिल्कुल तैयार होता है। हो सकता है कुछ महीने चल जाए। और हम लोग ये वैल्यू रिसर्च के स्टडीज़ में अक्सर ये देखते हैं कि एक ये बिहेवियर का गैप की वजह से जो परफॉर्मेंस का गैप है, कि म्यूचुअल फंड में आपको पता चलेगा कि 18% सालाना रिटर्न मिला किसी स्मॉल कैप फंड में पिछले 10 साल में। लेकिन उसको जब हम लोग रिटर्न को एडजस्ट करते हैं कि उस फंड में पैसा आया कितना, गया कितना, उसके हिसाब से जी, तो वो 2-3% कम हो जाता है। 18% रिटर्न फंड ने दिया, अपने आंख बंद करके खरीदा और चुपचाप आप बैठे रह गए। इसके बजाय जब उसको हम लोग इससे एडजस्ट करते हैं कि लोगों ने पैसा लगाया कब और पैसा निकाला कब और उनका रिटर्न कितना बैठा, तो वो 18% घट के 15% हो जाता है, 10% घट के 7% हो जाता है। ये जो गैप है ये आपके बिहेवियर की वजह से आता है कि आप महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं, और जब सस्ता होता है तब आप लगाना बंद कर देते हैं। जी। तो सबसे आखिर में सर, एक आम निवेशक को सोने में निवेश से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जिस वजह से आज लोग सोना खरीद रहे हैं कि पिछले साल ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, उससे पिछले साल भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, इस वजह से, इस उम्मीद में कि अभी भी मिलता रहेगा, इस उम्मीद से निवेश करना आपके लिए गलत है, आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और हाल फिलहाल इसका जो डायनामिक्स है वो थोड़ा बदला है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इकट्ठा हो रहे हैं, कब तक ये जारी रहता है पता नहीं। मैं दुनिया के बारे में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें अच्छे दिनों की तरफ अगर हम जाते हैं तो उस समय सोना कमज़ोर होगा। दूसरा कि अगर आपको सोना खरीदना ही है तो 5-10% से बढ़े नहीं,
दूसरा कि ये आप पेपर फॉर्म में ही खरीदिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉकर में रखिएगा तो बेचना आपके लिए मुश्किल होगा। तीसरा कि जब आप सोना खरीदें तो देखें कि ये 5% से ज़्यादा बढ़े नहीं। आज जिस तरह का रुख बना है उसमें लोगों को लगता है कि सोने के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से पिछले महीने पैसा आया है, और इसके बारे में आपको थोड़ा चिंता करना चाहिए कि ऐसा नहीं करें आप, 5% से ज़्यादा नहीं हो। और आज के दिन ढेर सारा न लगाएं, क्योंकि अभी आपके पास सबसे बड़ा डर बना हुआ है कि आप सोना सबसे ऊंचे स्तर पे खरीद करके आप बैठ जाएंगे। और सोना में पैसा धीरे धीरे लगाने का तरीका यही होना चाहिए कि जब ये बोरिंग हो जाए तब आप खरीदिए, एक्साइटिंग हो जाए तब आप बेचिए। और इसीलिए आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अब आप देखिए कि आपको 5% रखना है कि 10% रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद अमित। और आज का ये एपिसोड और इसका टेक अवे मेरे लिए क्या है कि सोना रखिए, लेकिन सही रूप में और सही मात्रा में। इस एपिसोड को अपने जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल है हमें लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।